तक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता देखिए कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको। अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता यह है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। अगर पूरे जोड़े जाएं तो हाँ। मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी सीबीआई कोई न कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला। 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम वर्क करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाएं, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। मतलब दे ऑलरेडी मेकिंग द ग्राउंड कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकता। इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे लोग इलेक्शन कमीशनर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहां से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने। और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते। तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन का अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप? या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं? कोई मुझे बताए। और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है?
मेरे यहाँ भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। दूसरा, ईडी की बात करते हैं। आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप मुख्यमंत्री? हाँ, मैं मुख्यमंत्री था। अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी ने जितने केसेस किए ना, उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए हैं। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को हुआ है जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा, मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कर रहा? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। कई देश की जनता का पैसा नहीं है? दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाओगे। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2,200 करोड़। 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2,200 करोड़ रुपया शिफ्ट करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर इतना रुपया हमने, ईडी ने हमारे यहाँ, हमारे कार्यक्रम में। इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है। कैश पकड़ा है भाई, लोग पकड़े नहीं, कैश भी पकड़ा है। और मेरा ये कमिटमेंट है जी, मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए। और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कन्विक्शन बना हुआ है। एक सवाल आर्थिक इशू पर है कि जब इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं और वो जब आपसे अमेरिका में मिले थे तो वो उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, ही इज अ फैन ऑफ योर्स। क्या हम भारत में टेस्ला कार, स्टारलिंक, ये सब देखेंगे? और इससे जुड़ा एक सवाल था कि क्या जब ऐसे कंपनीज भारत में आएंगे तो क्या नौकरियां बढ़ेंगी? क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि, और थोड़ा भय भी है कि जब ये इंटरनेशनल कंपनीज भारत आएंगी तो क्या भारत में नौकरियां होंगी, नहीं होंगी? इन दोनों पर पूछना चाहती हूँ मैं। देखिए, पहली बात है, एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है। मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। और मैं अभी उनको मिला ऐसा नहीं, मैं 2015 में उनकी फैक्ट्री देखने गया था। वो कहीं बाहर थे तो स्पेशली अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके वो वापस आए। मुझे सब चीज़ें खुद ने अपनी फैक्ट्री में दिखाई और उनका विजन क्या है वो मैं उनसे समझा। मैं अभी गया तो दोबारा भी उनसे मिला था और अभी वो भारत आने वाले भी हैं। देखिए, भारत में पिछले 10 साल में दुनिया भर से हर क्षेत्र में पूंजी निवेश हो रहा है। अब हमारा ईवी मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितना बड़ा बना है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि कितना बदलाव आया है, लोग पकड़ नहीं पाते। 2014-15 में हमारे देश में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, 2000 बिके थे। 14-15 में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। 2023-24 में 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। कहाँ 2000 का 12 लाख।
इसका मतलब इतना बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बना है, पर्यावरण को बहुत बड़ी मदद मिली है, यानी एक प्रकार से, और उसको लेकर के हमने आपको एक पॉलिसी का रूप दिया है। हमने दुनिया को कहा कि भाई भारत बहुत तेजी से ईवी पे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते वो आना चाहे आइए। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में वो चीजें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। और मैं उसके लिए, आप देखिए गूगल उसका बड़ा काम यहाँ कर रहा है, सैमसंग यहाँ पर आया, एप्पल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आया, हमारे यहाँ बड़ोदरा के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू हुआ, सेमीकंडक्टर के लिए अभी तो ताइवान के एक लीडर का बड़ा अच्छा बयान भी आया। यानी हम हर क्षेत्र में चाहते हैं कि लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, हम चाहते हैं कि लोग पूंजी निवेश करें, हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। जी। मैं ये अब मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा देश के गेहूं बाहर जाए और ब्रेड में बाहर से लूं, मैं ऐसा नहीं चलाऊंगा। जो भी करूंगा मेरे देश में करूंगा, मेरे देश के नौजवानों के लिए करूंगा, और मैं इसके लिए नीतियां भी बनाता हूं, हिम्मत के साथ बनाता हूं, और लोग आ भी रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अंत में दो सवाल पूछना चाहूंगी। एक तो फर्स्ट टाइम वोटर्स, पहले बार जो मतदान करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, और दूसरा जो ईमानदार मध्यम वर्गीय करदाता है, ऑनेस्ट मिडिल क्लास टैक्स पेयर, मिलियंस आर देयर, तो उनके लिए वो क्या उम्मीद कर सकते हैं मोदी 3.0? देखिए, मैं जो विकसित भारत की बात करता हूं, उसके साथ साइमल्टेनियस किसका भविष्य जुड़ा हुआ है। जो आज 20 साल का 22 साल का है, वो 2047 में है, उसकी पूर्ण जिंदगी का एक कालखंड है एक प्रकार से, तब वो 40, 45, 50 का होगा। मतलब ये भारत के विकसित भारत बनने की प्रक्रिया और उसकी जिंदगी की प्रक्रिया दोनों साथ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके साथ। ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आज का जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो 2047 का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनने वाला। ये बात मैं उसको समझा रहा हूं कि भाई मैं तेरा भविष्य बना रहा हूं, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, और मैं क्या मानता हूं कि वो जुड़ेगा। दूसरा, फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो परंपरागत चीजों से बाहर आना चाहता है। अब आप देखिए विपक्ष का घोषणा पत्र पूरी तरह इकोनॉमी को फेल करने वाला घोषणा पत्र है। एक प्रकार से विपक्ष का घोषणा पत्र देश के जो फर्स्ट टाइम वोटर है, या पिछले जिनकी उम्र 25 से कम है, उनके भविष्य को रौंदने वाला उनका मैनिफेस्टो के इकोनॉमिक प्रोग्राम है। वो तो खटाखट 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 पैसे देने वाला। मैं उनको क्या करना है, पूरा अगर एनालिसिस करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये जो देश के 25 साल की उम्र से कम उम्र वाले लोग हैं, उनके भविष्य को रौंदने वाला एक उनका इकोनॉमिक प्रोग्राम है जी, बर्बाद हो जाएगा। मुझे उनकी जिंदगी बनानी है। मैं देश में इनोवेशन को बल देना चाहता हूँ। देखिए देश में जो पेटेंट इन दिनों रजिस्ट्री हुई, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है पेटेंट के। तो यंग जनरेशन को लगता है हाँ हमारी जिंदगी बढ़ रही है। आज डेटा मेरे देश का इतना सस्ता है, मैं जानता हूं मेरे देश को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, लेकिन सस्ता डेटा का परिणाम है कि मैं देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने में मेरे नौजवानों को मैंने ताकत दी है। आज वो दुनिया, मुझे अभी गेमिंग वाले बच्चे मिले थे, वो कहते थे साहब दुनिया के देश में हम खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ डेटा इतना महंगा है, बोले हम 50 बार सोचते हैं हम भारत के अंदर इतना हमारे लिए अवसर है, इतना सस्ता डेटा है तो हम हिम्मत कर रहे हैं। एजुकेशन में आज डेटा सस्ता होने के कारण उसको कितनी फायदा हो रहा है जी, लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग, हाँ हर चीज में, टेलीमेडिसिन में। ये जो हमने इन चीजों पर कंट्रोल करके रखा है, इसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है। और जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसके लिए जो देखिए, जहां तक
टैक्स पेयर है, सचमुच में टैक्स पेयर का सम्मान होना चाहिए, टैक्स पेयर का गौरव होना चाहिए। आए दिन रास्ते चलते हर टैक्स पेयर को गाली देते रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? ये मैं समझ नहीं आता हूँ ये किस सोच का परिणाम है। देखिए क्या बदलाव आया है। मैं टैक्स पेयर की बात करूं, पिछले 10 वर्ष में ITR फाइल करने वालों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई। पहले 4 करोड़ से भी कम लोग ITR फाइल करते थे, आज 8 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। मतलब पहले जो नेट टैक्स कलेक्शन होता था वो 11 लाख करोड़ रुपए होता था, आज नेट टैक्स कलेक्शन 34 लाख करोड़ रुपए हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? उसको भरोसा है कि वो जो पैसा दे रहा है ना वो सही जगह पे उपयोग हो रहा है, विकास के काम, चोरी लूटफाट में नहीं आया, इसलिए वो विश्वास के कारण देने के लिए आगे आया है। दूसरा, 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स हमने माफ कर दिया है, जो पहले 2-2.5 लाख पे अटका हुआ था। 7 लाख रुपए कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना है, फिर भी मेरे यहाँ टैक्स बढ़ रहा है। यानी, और इसलिए मैं मानता हूं, मैं तो हर टैक्स पेयर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो मुझे सपने पूरे करने हैं उसमें टैक्स पेयर जो धन देता है उसी से होने वाला है। और मैं मानता हूं देश की प्रगति के लिए करदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए और करदाताओं पर बोझ कम होना चाहिए। इस मूलभूत फिलॉसफी की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे, और मैं तो करदाताओं से एक प्रार्थना भी करूंगा कि देश के खातिर, विकसित भारत के लिए करदाता क्या कर सकता है। मैं उनको कहूंगा कि आप कम से कम 3 लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं उनको प्रेरित करो कि वो टैक्स देना शुरू करें। हर टैक्स पेयर सिर्फ 3 लोगों को प्रेरित करें। और मैं उनको समझाता हूं, जब मैं गरीब का घर बनाता हूं उसमें जो ईंट लगती है ना, किसी न किसी टैक्स पेयर की ईंट है, वो उसका जो पुण्य है ना, वो जो परिवार उसमें रहता है, जो पुण्य संतोष व्यक्त करता है, उसका पुण्य उस टैक्स पेयर को जाता है। किसी गरीब को मैं जब मुफ्त राशन देता हूँ, जब खाना पका करके अपने बच्चों को खिलाता है ना, तब वो कोई टैक्स पेयर सोचे कि हाश मैंने टैक्स दिया था, वो भूखा बच्चा खाना खा रहा है, उसको टैक्स देने का आनंद आएगा। और इसलिए मैं टैक्स पेयर का धन, जन कल्याण के काम, इनको कोरिलेट कर करके ही चलना चाहता हूं, ताकि देने वाले को संतोष हो कि मेरे पैसों से ये हो रहा है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो गरीब के घर की थाली है ना, उसका संतोष का जो पुण्य है ना, उसका हकदार कोई है तो देश का टैक्स पेयर है। मोदी जी, चुनाव के दौरान आपने वक्त निकाला और हमसे इतनी सारी बातें की, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरे देशवासियों से ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को मेरी अपील है कि देश के नाम वोट कीजिए। मैं उनको कोई राजनीतिक वोट के लिए नहीं कह रहा, देश के नाम वोट कीजिए। खुद का आने वाला 25 साल के भविष्य के लिए वोट करें, ये मैं उनसे आग्रह करूंगा। दूसरा, मैं देशवासियों का कहूंगा, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी कहना चाहूंगा कि गर्मी बहुत है, धूप में सभी पार्टी के वर्कर दौड़ रहे हैं। मैं सभी पार्टी के वर्कर को कहूँगा, बहुत पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए, दौड़िए, बहुत दौड़िए, लेकिन पानी बहुत पीजिए, ताकि इस धूप में, इस गर्मी में मतदाताओं को भी कहूँगा कि इतनी ही धूप क्यों ना हो, आप मतदान अवश्य करें। हो सके तो सुबह जल्दी जल्दी मतदान कीजिए। ये और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में चुनाव को मनाएं, यही मेरी प्रार्थना होगी देशवासियों को। अगली चुनाव सर्दियों में कीजिएगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला। आपने सही मुद्दा उठाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है। हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं, सभी दलों ने
बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं तो। जी, धन्यवाद मोदी। नमस्कार, थैंक यू।